हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स में। ये हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर वीडियो नंबर 7 और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया है, जो 6 पार्ट बनाए हैं, 6 पार्ट जो हम लोगों ने बनाया है, उसमें अभी तक हम लोग सीखे हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे चेंज कैलकुलेट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, नया पार्टनर जब आता है फर्म में तो कितने प्रकार से पैसा लेके आता है, कैपिटल के फॉर्म में कैसे लाता है ना। कैपिटल जब वो लाता है तो कैश के फॉर्म में भी लाता है, बिल्डिंग के फॉर्म में भी लाता है, अदर देन कैश, दैट इज हम लोग उसको बोलते हैं। फिर नया पार्टनर जब भी फर्म से जुड़ता है तो उसको प्रीमियम देना पड़ता है, और वो प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो फर्म के गुडविल के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। ये सब चीज हम लोगों ने सीखा है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में। आपको पता है लास्ट चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि रीवैल्यूएशन जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, या फिर एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो पार्टनर का, डेथ हो पार्टनर का, या फिर अमलगमेशन हो पार्टनरशिप फर्म का, तो हम लोग रीवैल्यूएशन जरूर करते हैं। तो आप जब देखोगे कि ये कॉमन टॉपिक है जो आपको हर जगह पढ़ना पड़ेगा, यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फिर उसके बाद एडमिशन में भी पढ़ रहे हैं, रिटायरमेंट में भी पढ़ेंगे, डेथ में भी पढ़ेंगे, एंड अमलगमेशन आपको 11 में नहीं पढ़ना है, 12 में नहीं पढ़ना है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। जब कल को अमलगमेशन भी पढ़ोगे, आगे बढ़ के बीकॉम करोगे या फिर आप सीए का तैयारी करोगे, तो वहां आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो वो तो बात की बात है, मगर आप समझ रहे हो कि रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो आपको बनाना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन एक बार फिर से हम अच्छे से बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, अगर आप लोगों ने पहले का वीडियो अगर सेकंड चैप्टर नहीं देखा है तो रीवैल्यूएशन मतलब होता है कि आज के डेट में एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या वैल्यू है। रीवैल्यूएशन हम किनका करते हैं, तो रीवैल्यूएशन हम करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज का। क्यों करते हैं, क्योंकि आज के डेट में क्या वैल्यूज है ये एसेट्स और लायबिलिटीज के, ये पता चल जाए। क्योंकि देखो बात क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये समझो पहले, क्यों आखिर करें। ये अगर लॉजिक समझ में आ गया ना तो फिर क्लियर है सब कुछ। अब ये बताओ, आप और आपके दोस्त पार्टनर हो, ठीक है, आप दोनों बहुत अच्छा बिजनेस चला रहे हो, आज से 10 साल पहले स्टार्ट किए, और अचानक से हम बोले कि भाई क्यों आप मेरे को एडमिट क्यों नहीं करना चाहते, तो सर आप आ जाइए सर, यू आर मोस्ट वेलकम, आप तो सर हैं, हम जरूर आप आ जाएंगे, है ना। तो एज अ फ्रेंड के नाते, एज अ दोस्त के नाते, या फिर मेरे में क्वालिटी है, क्वालिटी और उस क्वालिटी का आपको रिक्वायरमेंट था, आप मेरे को अपने पार्टनरशिप में एडमिट करने के लिए राजी हो गए। अब 10 साल पहले आप बिजनेस चलाए थे और 10 साल पहले आप लोगों ने लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, बहुत सारे इक्विपमेंट्स, एसेट्स खरीदे, और कुछ लायबिलिटीज भी होंगे आपके। अब ये बताओ, आप लैंड का वैल्यू आप था 1 लाख रुपया, आज 10 साल के बाद भी क्या 1 लाख रुपया ही रहेगा? नहीं सर, वैल्यू इंक्रीज करेगा। हाँ, तो वैल्यू मान लीजिए इंक्रीज करके हो गया 6 लाख रुपीज। तो ये जो 5 लाख रुपए का ग्रोथ हुआ, ये बताओ उसमें मेरे को प्रॉफिट मिलना चाहिए? आप ट्रूली बताइए। सर एकदम नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आप और आपके दोस्त ने बिजनेस चलाया था, तो उसमें जो भी बेनिफिट होना चाहिए वो आपको मिलना चाहिए। उसी प्रकार से जिस तरीके से एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो प्रॉफिट होता है, उसमें आप मेरे को नहीं दोगे। तो उसी तरीके से जब एसेट्स का वैल्यू रिड्यूस हुआ, जैसे लैंड मशीन आप खरीदे थे 6 लाख का, वो घट के हो गया 2 लाख रुपया, तो लॉस हो रहा है। तो ये बताओ, ये लॉस में क्या हम भागीदारी देंगे? जब तुम प्रॉफिट नहीं दे रहे हो तो लॉस भी नहीं देंगे। हाँ सर, तो सिंपली कहने का मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, ये ये जो भी प्रॉफिट है लॉस है वो किनको बियर करना पड़ेगा? ओल्ड पार्टनर को बियर करना पड़ेगा, जो पहले से बिजनेस चला रहे थे। किस रेशियो में बियर करना पड़ेगा? ओल्ड रेशियो में बियर करना पड़ेगा, जो उनका पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ करता था। बात समझ में आ रही है? यस। तो देखिए बात क्या है कि अगर अगर जब एसेट्स का वैल्यूएशन करते हैं, लायबिलिटीज का वैल्यूएशन करते हैं, तो या तो एसेट्स का दाम बढ़ेगा या तो एसेट्स का दाम घटेगा, या तो लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा या तो लायबिलिटी का वैल्यू घटेगा। तो अल्टीमेटली या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। कभी कभी कुछ सर्कमस्टांसेस में अनरिकॉर्डेड एसेट्स को भी रिकॉर्ड किया जाता है,
जैसे आपके बिजनेस में एक टाइपराइटर था, एक कंप्यूटर था मान लो, और वो कंप्यूटर का आप अपने बैलेंस शीट में शो नहीं करते थे, पर मेरे आने वक्त आप बोले कि नहीं, अमित सर जब आ रहे हैं, अमित भैया जब आ रहे हैं, तो अब हम उसको अपने बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो यहाँ पर हो क्या रहा है कि आप एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स, आपका कंप्यूटर, आपका ऑफिस इक्विपमेंट जो आप रिकॉर्ड नहीं किए थे, मेरे आने वक्त आप ऐड कर रहे हो सकता है ऐसा। तो आप अनरिकॉर्डेड एसेट्स को जब ऐड करोगे तो ये आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस? तो सर ना प्रॉफिट है ना लॉस है। नहीं, प्रॉफिट है। क्यों है सर? क्योंकि देखो, आप उस चीज को बैलेंस शीट में ला रहे हो जिसके लिए आप पेमेंट किए ही नहीं, अनरिकॉर्डेड था वो, यानी कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको कभी लिखे ही नहीं, आप उसको बस यूज कर रहे थे। तो सर खरीदते वक्त तो पैसा दिए होंगे, अब खरीदने की बात मत करो, करेंट सिचुएशन की बात करो। आज के डेट में क्या वो कंप्यूटर खरीदने के लिए आप पेमेंट दिए? सर नहीं दिए। तो बिना पेमेंट के अब आप उसको बिजनेस में इंक्लूड कर रहे हो, यानी कि बैठे बिठाए आपके बैलेंस शीट में एक एसेट्स आ गया, जुड़ गया। तो बताइए ये आपके लिए प्रॉफिट है कि नहीं? सर एकदम प्रॉफिट है। बस इसलिए अनरिकॉर्डेड एसेट्स को जब आप लिखते हो तो वो आपके लिए प्रॉफिट हो जाता है। उसी प्रकार से अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, मतलब आप कोई लायबिलिटी नहीं जानते थे, आपने उसका एंट्री बैलेंस शीट में नहीं किया था, पर अचानक से उसका पेमेंट करना पड़ रहा है। जैसे कोई केस चल रहा था आपके कंपनी के ऊपर, आपके पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कोर्ट में, आप वो केस हार गए। जिस समय हम पार्टनर के तौर पे जुड़ रहे थे उस समय आप वो केस हार गए और आपको 50,000 रुपया अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब केस हारे हो तो पहले से तो रिकॉर्ड किए नहीं होगे, अचानक से आपको सरकार कहा कि चलो तुमको 6 महीने का टाइम है, देना पड़ेगा। तो जब सरकार बोल दिया, सरकार कहने का मतलब कोर्ट, तो हमारे माननीय कोर्ट ने जब ऑर्डर दे दिया तो आपको वो पेमेंट करना पड़ेगा। अब ये बताओ, ये लायबिलिटी का क्या आप एंट्री किए थे? सर नहीं किए थे। मगर अब मेरे आने वक्त चूंकि आप हार गए हो तो आपको करना पड़ रहा है। यस सर, करना पड़ रहा है। तो क्या ये आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस? तो सर एकदम लॉस है, क्योंकि 50,000 रुपए हमें अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो बस यही पॉइंट है। तो इसी बातों को आपको ध्यान में रख के आपको बनाना है ये अकाउंट। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है जो हम पढ़े थे उसको पहले समझाते हैं एंड उसके बाद आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसी के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले आपको बता दें कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्या होता है। रिवैल्यूएशन हम लोग किसका कहते हैं? हालांकि ये लोग हम लोग चर्चा कर चुके थे, मगर फिर भी कुछ बच्चे हैं जो हो सकते हैं नहीं देखे होंगे वीडियो, उनके लिए कर रिवैल्यूएशन करते हैं हम लोग एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। ठीक है, अब या तो वैल्यू बढ़ेगा या तो घटेगा, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, क्वेश्चन आपको बता देगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है ना वो नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, अब नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो देखिए, मान लीजिए ये टी शेयर का नॉमिनल अकाउंट, आपको पता है क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? सर सारे के सारे एक्सपेंसेस को करते हैं डेबिट और सारे के सारे इनकम को करते हैं क्रेडिट। वेरी गुड, अगर ये बात आपको याद है तो वेरी वेरी गुड। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, ये क्रेडिट एंड ये है आपका डेबिट, पार्टिकुलर। ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, आप लोग को समझदारी है कि क्या होने वाला है। अब देखिए, एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा तो ये मेरे लिए फायदा है, तो बाय इंक्रीज इन एसेट्स इधर लिखेंगे। जिस एसेट्स का दाम बढ़ रहा है उसका नाम लिख देंगे। जैसे बिल्डिंग का दाम बढ़ रहा है तो बाय बिल्डिंग अकाउंट, बाय लैंड अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट। और उसी तरीके से अगर एसेट्स का दाम घटेगा तो वो लॉस है, तो टू डिक्रीज इन एसेट्स। कितना है? जितना भी, जिसका भी वैल्यू बढ़ रहा है, घट रहा है, डेटर का या फिर फर्नीचर का, किसी का भी। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी का वैल्यू अगर बढ़ता है तो आपके लिए नुकसान है। अगर लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ता है तो आपके लिए नुकसान है। तो टू इंक्रीज, क्योंकि आपको ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे क्रेडिटर पहले 30,000 का था, अब वैल्यू जब किए तो 35,000 आ रहा है, तो आपको ज्यादा देना पड़ रहा है, इसलिए आपके लिए क्या है? नुकसान है। इंक्रीज इन लायबिलिटी, जिसका भी वैल्यू बढ़ेगा उसका नाम लिख देंगे। और डिक्रीज इन लायबिलिटी अगर है
तो आपके लिए क्या है, वो फायदा है, इसलिए क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। डिक्रीज इन लायबिलिटी कितना हो जाएगा, जितना भी अमाउंट है उतना लिखते हैं। फिर उसके बाद आप कभी कभी अनरिकॉर्डेड एसेट्स को भी रिकॉर्ड करते हो, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को अगर रिकॉर्ड करेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, फायदे वाली बात हो जाएगी, है ना। तो इसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स को लिख रहे हैं तो ये आपके लिए फायदा वाला बात है। उसी तरीके से अगर कोई लायबिलिटी को लिख रहे हैं तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, है ना। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक है, जितना भी अमाउंट है वो लिख दिए। फिर उसके बाद हो सकता है कि आपको किसी भी तरीके का रिजर्व बनाने की जरूरत पड़ रहा है, किसी भी तरीके का रिजर्व वगैरह बनाने की जरूरत पड़ रहा है, रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करने का जरूरत पड़ रहा है, या फिर प्रोविजन क्रिएट करना पड़ रहा है ना। मान लीजिए प्रोविजन, जैसे डेटर में अनुमान है कि 5% लेके भागेगा, तो ये जो है आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस, तो सर ये तो लॉस है। हाँ, तो किसी भी तरीके का प्रोविजन अगर क्रिएट करते हैं, किसी भी तरीके का प्रोविजन अगर हम लोग क्रिएट करते हैं, तो वो प्रोविजन जो क्रिएट करेंगे वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक तरीके का लॉस। तो मान लेते हैं इतना ही कंडीशन है, और भी कुछ कंडीशन हो सकता है जो हम नहीं कंसीडर कर रहे, मगर मोर और लेस जो मोटिव होगा यही होगा कि ये देखना है कि प्रॉफिट है कि लॉस। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में, अगर लॉस है तो डेबिट साइड में। और फिर हम लोग जब बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंसिंग डेबिट साइड में भी आ सकता है, बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में भी आ सकता है, और बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में भी आ सकता है। अगर क्रेडिट साइड में आ रहा है तो वो लॉस है, अगर डेबिट साइड में है तो वो प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, तो ये प्रॉफिट को हम लोग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलिए बैलेंसिंग करते हैं। अगर इधर आ रहा है बैलेंसिंग फिगर तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, है ना, कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू फिलहाल पार्टनर ही लिख देते हैं, पार्टनर, ठीक है, और जितना अमाउंट है इधर। और अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आ रहा है तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल, किसके बीच में जाएगा, ओल्ड पार्टनर के बीच में, ओल्ड रेशियो में, कैपिटल अकाउंट, ये अमाउंट यहाँ पे आ गया, है ना। और इसी के साथ हमारा जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा, राइट। तो इसको कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरीके से हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में आपको जर्नल एंट्री भी सीखना है। क्या सीखना है, जर्नल एंट्री भी सीखना। तो चलिए कुछ जर्नल एंट्री हम लोग देखते हैं और आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने एक टॉपिक स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 47 डीके गोयल का, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यहाँ से शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या जर्नल एंट्री पास होगा, ठीक है। हम लोग अकाउंट कैसे बनाते हैं ये देखिए, काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और सब कुछ बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 2 लाख। बस आपको लैंग्वेज में घुमाएगा, आप लैंग्वेज अगर समझ गए तो सब कुछ क्लियर है। अंडर वैल्यूड बाय 2 लाख, हम लोग एक एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग का अंडर वैल्यूएशन किए, मतलब 2 लाख रुपया कम मेजर किए। तो जब नया पार्टनर आ रहा है तो बढ़ा देंगे वैल्यू। तो बताओ जर्नल एंट्री क्या होगा। तो सिंपल सा जर्नल एंट्री है, अगर कोई पार्टनर आ रहा है और एसेट्स का वैल्यू बढ़ा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग 2 लाख रुपया कम मेजर किए थे तो अब हमको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे आने से पहले अगर 2 लाख रुपया बढ़ रहा है तो आप उसको बढ़ाओगे और उसका बेनिफिट आप दोनों आपस में बांट लोगे, आप और आपके फ्रेंड। यस सर। तो करना क्या है, एसेट्स का वैल्यू बढ़ाना। और ये बताओ जब भी एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो उसको कहाँ लिखते हैं, जब भी एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं। और रीवैल्यूएशन में चूंकि ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसको हम लोग रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट को कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो जर्नल एंट्री जो होगा, चूंकि एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू रीवैल्यूएशन, है ना। हम शॉर्टकट में लिखेंगे, आपको बस समझ लेना। और कितने का सर, तो 2 लाख रुपए का। ये हमारा पहला एंट्री हो जाएगा। और नरेशन क्या होगा, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड, ठीक है। A stock is overvalued by 20%. Book value of a stock is 60,000. देखिए क्या बोल रहा है, स्टॉक जो है ना वो 60,000 का है और ये ओवर वैल्यूड बाई 20% है। अब ये बताओ, हम कोई चीज अगर हम बोल रहे हैं कि ये चीज 20% ज्यादा वैल्यू मेजर की है,
इस चीज का दाम हम 20% ज्यादा मेजर किए। तो ये बताइए हम इसका वैल्यूएशन कितना कर रहे हैं, 120%। अगर हम कह रहे हैं आपको कि ये जितने का भी है उसमें हम 20% ज्यादा प्राइस बोल रहे हैं, तो यानी कि हम 120% बोल रहे होंगे। यस सर। 100 रुपए का चीज है, हम इसको कितना बोल रहे हैं, 120 रुपया बोल रहे हैं, तो कितना परसेंट हो गया, 120% हो गया। तो उसी तरीके से स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 20% कितना है, ध्यान से सुनिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओवर वैल्यूड बाय 20% मतलब बुक में जो भी अमाउंट लिखा हुआ है वो 20% ज्यादा है, यानी कि वो 100% नहीं है। अगर 100% लिखता तो वो करेक्ट होता, वो एक्चुअली में कितना है, 20% ज्यादा है, यानी कि वो 120% के बराबर है। मगर आपको बताओ क्या ये 120% वैल्यू सही है, नहीं सर, इसको तो रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो 100% वैल्यू लिखते हैं। यस, तो ये 120 60,000 जो है वो 120% के बराबर है। तो अगर 100% निकालना है तो क्या करेंगे, तो 60,000 को 120 से डिवाइड करेंगे तो 1% निकल जाएगा, और 100% चूंकि निकालना तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 50,000। यानी कि सर जो चीज 60,000 का हम लोग शो कर रहे थे वो एक्चुअली में 100% में कितना वैल्यू है, 50,000। बात समझ में आया, ये कैलकुलेशन मेजर रोल प्ले करता है। आपको जब क्वेश्चन बोला कि 20% ज्यादा है, यानी कि वो कितने परसेंट के बराबर है, 120% के बराबर है। तो 60,000 अगर 120% के बराबर है तो 60,000 को 120 से डिवाइड किए, और हमको निकालना क्या है 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 50,000। तो ये जो बचपन में यूनिटरी मेथड सीखे थे ना, उसी से रिलेटेड है, पढ़े थे ना बचपन में। हाँ सर पढ़े थे, तो बस यही है। तो 50,000 रुपीज आप देख रहे हो, 60,000 का स्टॉक को कितना लिखना पड़ रहा है, 50,000 रुपया। तो कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, और लॉस कितने का है, तो लॉस है सर 10,000 का। तो इस 10,000 का एंट्री करना पड़ेगा। अब ये बताओ स्टॉक जो 60 का था उसका आप 50 कर रहे हो, तो यानी 10,000 घटा रहे हो, और स्टॉक चूंकि एसेट्स है तो जब भी घटेगा तो स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो स्टॉक अकाउंट दिया, और ये नुकसान है ना 10,000 का, तो नुकसान है तो रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, डेबिट। अभी ना बताएं आपको, जब भी नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन को डेबिट, और फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में फायदा हो रहा था तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किए, यहाँ पे नुकसान हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को क्या किए, क्रेडिट डेबिट कर दिया 10,000 10,000 से। क्या बताइए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, सर यस सर आया। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, और ताकि आपको और अच्छे से समझा पाए, है ना। चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, थर्ड, प्रोविजन। कह रहा है प्रोविजन इज टू बी मेड, provision is to be made for compensation of 20,000 to x employee। एक x employee है उसको पैसा देना है, प्रोविजन बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे। अब ये बताओ एम्प्लॉय को पैसा एक्स्ट्रा देना है ना, हम उसके बारे में पहले नहीं जानते थे, अगर जानते तो आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के हम लोग लिख देते बैलेंस शीट में, पर इसके बारे में जानकारी नहीं था। हम अगर अचानक से जब नया पार्टनर आ रहा था तो वो बोला मालिक मालिक हमारा 20,000 रुपया भी बाकी है, तो चलो भाई दे देंगे। तो बताओ एक एक्स्ट्रा तुमको जो पैसा देना पड़ रहा है वो आपके लिए क्या है, नुकसान है। तो नुकसान है तो रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और किस कारण से नुकसान है, तो सर प्रोविजन फॉर कंपनसेशन, है ना, कंपनसेशन एम्प्लॉय को देना है, तो लिखेंगे प्रोविजन टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन। कितना हो जाएगा, तो 20,000 एंड 20,000, ये हो जाएगा थर्ड का एंट्री। फोर्थ की अगर बात करें तो देखो फोर्थ में क्या कह रहा है, सन्ड्री डेटर अपीयर इन द बुक 1,50,000। डेटर यानी कि जिनको उधार बेचे उनसे हमको 1,50,000 लेना है। दे आर estimated to produce not more than 1,30,000। मगर ये अनुमान लगाया जा रहा कि उनसे अब 1,30,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। लैंग्वेज पकड़िए, दे आर एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस नॉट मोर देन 1,30,000, मतलब इससे ज्यादा उनसे पैसा मिलने वाला नहीं है। यानी कि सर हमको लेना था 1,50,000 मगर अब कितना मिलेगा, मात्र 1,30,000। तो कितने का नुकसान है, 20,000 रुपए का। तो यहाँ पर भी चूंकि नुकसान है तो रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंड टू डेटर, डेटर का वैल्यू चूंकि घट रहा है और डेटर चूंकि एसेट्स है तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे।
कितने का नुकसान है, तो यहाँ पर भी 20,000 का ही नुकसान है ना। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्रेडिटर इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 10,000 रिसीव्ड एज कमीशन। देखिए क्या करा, क्रेडिटर इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 10,000। क्रेडिटर जो है वो क्रेडिट ये क्या कर रहा है, चलिए आप लिख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लिख रहा, आप चाहे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्रेडिटर इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 10,000 रिसीव्ड एज कमीशन। क्रेडिटर में गलती से हम लोग क्रेडिटर में जैसे कितना भी क्रेडिटर हो, इट डजंट मैटर, मान लीजिए क्रेडिटर था 10,000 का, नहीं 90,000 का, इसमें से गलती से 10,000 रुपया हम लोग जोड़ दिए कमीशन का, तो बताओ ये तो गलत है ना। अगर ये कमीशन वाला नहीं रहता तो क्रेडिटर 10,000 कम रहता, क्रेडिटर कितना रहता 80,000। तो बेसिकली आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक क्रेडिटर का अमाउंट है जिसको हम लोग रिड्यूस करके कमीशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि गलती से क्रेडिटर में कमीशन जुड़ गया था, तो ये तो गलत बात है। हाँ सर गलत बात है, तो इसको सुधारेंगे। तो सुधारने के लिए क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो क्रेडिटर का वैल्यू घट रहा है। पहले मान लो क्रेडिटर 90 था, तो 10,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80,000 रुपए। तो बेसिकली होगा क्या इसका एंट्री, चूंकि क्रेडिटर घट रहा है तो फायदा है, क्रेडिटर को तो पैसा देना पड़ता है और ये घट रहा है, अगर क्रेडिटर लायबिलिटी और लायबिलिटी घटेगा तो फायदा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और किसका वैल्यू घट रहा है, क्रेडिटर का। तो चूंकि क्रेडिटर घट रहा है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, तो क्रेडिटर जब भी लायबिलिटी जब भी घटता है तो क्या आता है, डेबिट। कितने से घट रहा है 10,000 से, तो 10,000 रुपया का यहाँ पे एंट्री कर दो, है ना। नेक्स्ट, द बिल्स ऑफ एक्सचेंज 40,000 which was previously discounted with the banker was dishonored on 31 March but no entry has been passed। देखिए क्या कह रहा है, आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़े होंगे, पहले हम इरेज कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए क्या कह रहा है, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज 40,000 का है, प्रीवियसली डिस्काउंटेड, हम लोग पहले ही डिस्काउंट कर चुके हैं। मतलब एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, किसी से मिला था, अब अचानक से है ना किसी से बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिला था, जैसे हम दुकानदार हैं, हमको कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, हम उसको बैंक से डिस्काउंट करा लिए, पर जब जिस दिन एडमिशन हो रहा था वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया, तो बताओ हम डिस्काउंट कराए होंगे तो बैंक से पैसा ले लिए होंगे। अब चूंकि बैंक से पैसा ले लिए हैं तो बैंक वाला तो हमसे पैसा लेगा आके। यस सर, इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग 11 में पढ़े थे ना। यस सर पढ़े तो है, तो बस कुछ नहीं करना है, बैंक वाले को पैसा दे देंगे। तो चूंकि बैंक वाले को पैसा दे देंगे तो टू बैंक अकाउंट 40,000। और ये बताओ क्या वो पैसा लेके भाग गया जिसका बिल डिसऑनर हुआ, नहीं, उससे हम पैसा लेंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो जब उसको छोड़ेंगे नहीं तब तो मेरा नुकसान ही नहीं है, बस मेरा क्या होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो था वो तो चूंकि कैंसिल हो गया, तो उसको अब हम लोग डेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेटर बोलेंगे, क्योंकि अब हमको उससे पैसा लेना है, और जिनसे भी पैसा लेना है तो उसको उनको क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेटर अकाउंट दिया। तो इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन का एंट्री नहीं होगा, क्योंकि किसी भी तरीके का नुकसान नहीं है। यहाँ पे आप यहाँ पर देख रहे हो कि एसेट्स आपका डेटर क्या है, एसेट्स है, चूंकि एसेट्स बढ़ रहा है इसलिए डेटर को डेबिट किया, और इंस्टेंटली चूंकि बिल डिसऑनर हुआ है तो बैंक वाला तो आपसे पैसा छोड़ेगा नहीं, और चूंकि पैसा वो नहीं छोड़ेगा तो आपको तुरंत पैसा देना पड़ेगा, तो वो आपके लिए क्या हो गया, नुकसान हो गया। सॉरी, पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट कर रहे हो तो टू बैंक, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का नुकसान नहीं, आपका पैसा डूबा नहीं है। अब चूंकि पैसा नहीं डूबा है तो हम है ना पैसा रिवैल्यूएशन का एंट्री नहीं करेंगे। सर अगर पैसा डूब जाता तो आप खुद से नहीं मान सकते हो, क्वेश्चन जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा। 7 की बात करें, 7 की बात करें अगर, तो कह रहा है वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड टू 1,20,000, बुक वैल्यू 2 लाख। 2 लाख का मशीन है, उसका वैल्यू रिड्यूस्ड टू कहने का मतलब क्या, रिड्यूस्ड टू कहने का मतलब इतना हो गया, 2 लाख का चीज 1,20,000 हो गया, तो कितना घटा 80,000। तो एंट्री एकदम सिंपल है ना। रिवैल्यू नुकसान हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे टू मशीनरी, किसके कारण घाटा हो रहा है, मशीन के कारण। 80,000 का नुकसान है तो 80,000 और 80,000 है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं थोड़ा,
एंड नेक्स्ट क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ मशीनरी, सेम क्वेश्चन है मगर लैंग्वेज अलग है, इज टू बी डिक्रीज्ड बाय 1,20,000। फर्क देखिए, सारा लैंग्वेज सेम है, ऊपर में देखो सेम है ना सारा, मगर यहाँ पर बस अंतर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बाई है। बाई कहने का मतलब इतना से घटा, 1,20,000 से घटा, तो भाई 1,20,000 से अगर घट रहा है तो 1,20,000 का नुकसान है। तो बस एंट्री में क्या होगा, हम 80,000 अमाउंट ना लिख के क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन टू मशीनरी, और अमाउंट कितना लिखेंगे हम लोग, 1,20,000, 1,20,000, है ना। ओके सर, तो ये है टू और बाई का इफेक्ट। देखिए, दो छोटा छोटा वर्ड आपके साथ गेम खेल कर सकता है, अगर आप इसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आपके साथ गेम हो जाए। नहीं सर, गेम एकदम नहीं होने देंगे, यस एकदम नहीं होने देना। नेक्स्ट क्या कह रहा है पॉइंट, expenses on revaluation amounted to 8,000 have been paid by partner X। रीवैल्यूएशन करने में कुछ खर्च होता है भाई, एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यूएशन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो खर्च हो सकता है ना। जी सर, जरूर हो सकता है। तो रीवैल्यूएशन करने में 8,000 का खर्च हुआ, और ये कौन दिया, एक्स दिया। देखो, अगर फर्म देता तो फर्म का टू कैश लिख देते। सबसे पहली बात तो ये बताओ, यहाँ पे खर्च है ना, और खर्च है यानी कि एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो रीवैल्यूएशन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किए, कितने से, 8,000 से। अगर फर्म पैसा देता, अगर कौन क्या पैसा देता, अगर फर्म पैसा देता तो टू कैश लिखते हैं, मगर दिया कौन है, पार्टनर। और अगर पार्टनर दिया है तो पार्टनर फर्म के बदले दिया, तो फर्म का कैपिटल क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान लो तुम पार्टनर हो और हम और आप पार्टनर हैं, आप फर्म के बदले कुछ खर्च किए, मतलब जो पेमेंट फर्म के पैसे से होना चाहिए था उस पेमेंट के बदले आप पैसा दे दिए, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि भाई ठीक है, हम 1,00,000 कैपिटल लगाए थे, फर्म के बदले हम 10,000 पेमेंट किए, तो मेरा जो तुम 1,00,000 कैपिटल बोल रहे हो उसको आप बढ़ा के 10,000 बढ़ा के आप 1,10,000 रुपए कर दीजिए बस। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर मिस्टर एक्स ने पेमेंट किया है 8,000 रुपया फर्म के बदले, क्वेश्चन बोल रहा है ये बात, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 8,000 रुपीज को इंक्रीज कर देंगे उसके कैपिटल को, है ना। तो एक्स कैपिटल, और जब भी कैपिटल बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है तो हम लोग कैपिटल को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये चीज आपको याद है, यस। तो अब ये बताइए, क्या सर ये बताइए आप, क्या एग्जाम में इसी तरीके से बना देंगे जर्नल एंट्री? अरे नहीं, नहीं नालायकों, नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, फॉर्मेट में बनाते हैं। और वो आई होप कि आपको फॉर्मेट पता है ना। तो हम लोग फॉर्मेट की चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। और हम लोगों ने क्या सीखा है, हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, और आखिर क्यों रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, और रिवैल्यूएशन की क्या क्या जर्नल एंट्रीज होते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं और भी कुछ सुधार अगर करना हो तो मैं कर सकूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।